BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की विदेश नीति किन किन राज्यों के साथ में शासनकाल के आधार पर किस प्रकार से निर्धारित की गई थी। अब आपको बताया जा रहा है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ में संबंध किस प्रकार से है, और उसमें पहला है आपका भारत पाकिस्तान संबंध। यद्यपि अपन ये जानते हैं कि आगा खां के नेतृत्व में जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसी समय सांप्रदायिकता के आधार पर भारत में धार्मिक विरोध उत्पन्न हुआ था। लेकिन धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भी इस बात को महसूस किया गया कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग या आगा खां के नेतृत्व में बनी इस पार्टी ने इसका विरोध करना चाहा। लेकिन विशेष तौर से ये भी माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बिगड़ते हुए संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है आपकी धार्मिक कट्टरता के आधार पर। अपन ये मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अच्छे संबंध कभी भी नहीं रहे हैं, और भारत के बाद जैसे ही भारत का जब विभाजन दो रूपों में किया गया था और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, तो उसी समय धार्मिक कट्टरता के साथ साथ में कुछ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई। सामान्यतः ये माना जाता है कि इन समस्याओं में सबसे पहले देशी रियासतों को मिलाना, जो भारत संघ में भी मिलना चाहती थी या वह पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहती हैं, ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके बाद कुछ नहरी पानी वगैरह इस प्रकार के भी विवाद उत्पन्न हुए, और वर्तमान में देखा जाता है तो कश्मीर समस्या अब भी इस प्रकार से अटकी हुई है कि दोनों देशों के मध्य संबंधों में कोई सुधार नहीं आया। भारत ने आगे से पहल करते हुए काफ़ी हद तक उसे रियायत भी प्रदान की है और कुछ यानी खर्चे भी वहन किए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी स्थिति के आधार पर या अपनी नीतियों के आधार पर हमेशा भारत का विरोध करता रहता है। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं और किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। अपन मानते हैं कि इन दोनों देशों के मध्य जो संबंध है उसको प्रभावित करने वाली समस्याएं महत्वपूर्णतः तीन मानी जाती हैं। एक तो है आपकी विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या, जो विभाजन के समय ही उत्पन्न हुई लेकिन इन्हें धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है इसकी भारत विरोधी जिहाद की नीति, जिसे अपन धार्मिक कट्टरता के रूप में भी मान सकते हैं। और इसके बाद है कि भारत की किलेबंदी, अर्थात उन्होंने ऐसे सैनिक संगठनों में शामिल हुआ जो पूर्ण रूप से उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ सैनिक सामग्री तो प्रदान करता है, लेकिन यह भारत को घेरने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि पहला आपका है कि विभाजन से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं। देशी रियासतों के आधार पर भी अपन ये निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से ऐसी छोटी रियासतें थीं जो या तो वह पाकिस्तान में मिलना चाहती थी या वह भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन समस्याएं ऐसी थीं कि जहां पर कुछ जनता जनमत संग्रह के आधार पर भारत के पक्ष में थी और कुछ वहां की जनता पाकिस्तान के साथ में थी। लेकिन भौगोलिक स्थिति के आधार पर अपन माने तो सबसे पहली स्थिति है हैदराबाद की स्थिति। हैदराबाद को अगर देखा जाता है तो यह भौगोलिक दृष्टि से भारत में के साथ में मिलना इसके लिए सबसे ज़्यादा उचित था। लेकिन विशेष तौर से यह माना जाता है वहाँ का जो शासक था निजाम, वह इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मानता था, और वह ना तो पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहता था और ना ही वह भारत के साथ में मिलना चाहता था। इसी के आधार पर देखी जाती है कि स्वतंत्र राज्य की मांग करने के साथ साथ में एक और समस्या ये थी कि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर हिंदू थी। हिंदू होने के नाते देखिए, जब उसे निर्धारित किया और एक प्रकार से इसे ऐसे निर्धारित कर दिया कि भारत को भौगोलिक दृष्टि के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर किसी न किसी रूप में भारत में मिलना अति आवश्यक है। तो इसी के आधार पर अपन ये भी मानते हैं कि बाद में इसे सहमति व्यक्त करते हुए 50,000 प्रेवीपर्स के रूप में उसे देना स्वीकार किया और इसे भारत में शामिल कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण समस्या थी कि जूनागढ़ की समस्या। काठियावाड़ की एक छोटी रियासत थी जो पूर्ण रूप से वहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था और वह पाकिस्तान के साथ मिलने पर सहमत था, यानी कि उसकी भावनाएं इस प्रकार से थीं कि अपन की माना जाता है कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई जिसके कारण फैसला नहीं होने से पूर्व ही कुछ काबाड़ियों के द्वारा
अपन ये मानते हैं कि वहाँ की जनसंख्या को मान लीजिए या अन्य प्रकार की व्यवस्था को मान लीजिए कि किसी न किसी रूप में हिंदू जनसंख्या अधिक होने के कारण लेकिन शासक ने पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ साथ में ये देखा जाता है जब जनता ने शासक का विरोध किया तो वहाँ से शासक बिल्कुल पलायन हो चुका था। लेकिन सहमति जब आपस में बनी तो फिर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया था। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो थी आपकी नहरी पानी की समस्या। अपने यहाँ देखें कि पंजाब से 5 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब, लेकिन इनकी स्थितियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे पर आश्रित निर्धारित करती हैं। भारत के पानी का बहाव पाकिस्तान की ओर जाता है और विशेष तौर से देखिए कि झेलम, चिनाब तो यानी कि पूर्णतः पाकिस्तान के मध्य से निकलती है, ब्यास पूर्णतः भारत में से निकलती है, सतलज, रावी ये दोनों नदियां हैं वो दोनों देशों के मध्य से बहती हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि झेलम, चिनाब और ब्यास के जो मुख्यालय हैं वो भारत में स्थित हैं। इसी आधार पर महसूस ऐसा किया जाने लगा पाकिस्तान के द्वारा कि यदि भारत इस पानी को रोक देता है इन देश में, यानी कि यहाँ से पानी अगर नहीं मिलता है तो पंजाब का जो सिंध प्रदेश है वह सबसे अधिक प्रभावित होता है। वहाँ अकाल के हालात पैदा हो सकते हैं और दोनों के मध्य, दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि भारत बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान के पानी को रोका जाए, लेकिन उनकी सोच के आधार पर यह समस्या जब उत्पन्न हुई तो विशेष तौर से ये माना जाने लगा कि दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि 1960 में की गई थी, यानी पाकिस्तान और भारत के मध्य जल सिंधु संधि नेहरू और अय्यूब खां के नेतृत्व में निर्धारित की गई थी और उसकी कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई थी कि इन शर्तों के आधार पर पानी का बंटवारा यानी कर दिया जाएगा। लेकिन इन शर्तों को प्रभावी करने के लिए 12 जनवरी 1961 को इन शर्तों को यानी प्रभावी किया गया। विशेष तौर से देखा जाता है कि ये 3 जो समस्या हैं उनके साथ साथ एक और समस्या थी अपन की शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या से तात्पर्य ये था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू विशेष तौर से वहाँ प्रताड़ित किए जाने लगे। अब उनकी समस्या अपने यहाँ आने की रही, यानी विशेष तौर से यह कि भारत के हिंदू जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान से अपना घर परिवार सारी चीज़ें छोड़कर और वह भारत में आने लगे। भारत की समस्या उत्पन्न हुई, यानी शरणार्थियों को उनके पास में रहने की व्यवस्था, उनको खाने पीने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर भारत में विशेष तौर से गंभीर स्थिति पैदा होने लगी। हालांकि ऐसा है कि कुछ शरणार्थियों को यहाँ पर यानी स्वाभाविक रूप से रख लिया गया, लेकिन विशेष तौर से ये माना जाता है कि जो हिंदू अपनी संपत्ति वहाँ छोड़कर आए थे उसका किसी भी प्रकार से पाकिस्तान भुगतान करने पर सहमति नहीं थी। इसके बाद ये भी माना जाता है कि बंटवारे के समय दोनों में ऋण अदायगी का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है कि जो कर्ज ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर था पाकिस्तान उस कर्ज को देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यह पूर्ण रूप से भारत को चुकाना पड़ा। इसके बाद एक और समस्या थी जिसे अपन मानते हैं कि कश्मीर समस्या, जो वर्तमान में भी अटकी हुई है। यहाँ के शासक हरी सिंह, विशेष तौर से देखिए कि यहाँ के जो शासक थे हरी सिंह, वो कश्मीर को या तो स्वतंत्र रखना चाहते थे या ये पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है तो यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वह किसी भी रूप में और किसी भी हद में यानी भारत को उसके साथ मिलाना अति आवश्यक था। यहाँ के शासक हरी सिंह ने पाकिस्तान से मिलने पर सहमति व्यक्त की और 1947 में जब पाकिस्तान के कावालियों ने, एक प्रकार से एक संगठन था, पाकिस्तान के कावालियों ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में एक अचानक स्थिति और पैदा हुई कि वहाँ के शासक हरी सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी और भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को वहाँ पर सेना भेजी गई थी। सेना भेजने के बाद में जब मामला कश्मीर और यानी कश्मीर का भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न हुआ तो यह मामला 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य यानी कि डाल दिया गया। यहाँ तक तो अपन मानते हैं कि दोनों के मध्य जो संबंध थे वो केवल ये है कि दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं वो विभाजन के समय ही उत्पन्न हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि अप्रैल 1965 को
पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, और वह भी कश्मीर मुद्दे को लेकर। वो ये मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, जबकि यह भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। 1965 में जब अचानक आक्रमण किया गया था तो भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन दोनों देशों के मध्य जब युद्ध विराम किया गया था तो युद्ध विराम की स्थिति को पहले से यथासंभव रखते हुए, यानी इस बात का निर्धारण किया, जो सीमाएं बना दी गई थी जिसे अपन LOC के नाम से जानते हैं, जिसे लैंड ऑफ कंट्रोल, सीमा रेखा। इसके बाद देखिए कि उज्बेकिस्तान का क्षेत्र, या अपन ये कह सकते हैं ताशकंद में दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ, यानी 4 जनवरी 1966 को दोनों देशों के मध्य इस युद्ध समाप्ति के बाद, या अपन ये कह सकते हैं कि सामंजस्य स्थिति पैदा करने के लिए दोनों के मध्य समझौता हुआ, और जिसमें 8 शर्तें निर्धारित की गई थी जिसकी पालना दोनों देशों को करनी थी। इसके बाद देखिए कि एक तरफ अपन ये मानते हैं कि भारत अपनी सीमाओं में सुरक्षित था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान का विभाजन बांग्लादेश में हुआ, लेकिन उसका पूर्ण रूप से ये माना जाता है, उसका दारोमदार या उसकी जिम्मेदारी कहिए या उसका आरोप भारत पर लगाया गया कि भारत ने यहाँ विरोधी गतिविधियों को महत्व देकर पाकिस्तान का विभाजन किया है। तो 1971 में दोनों देशों के मध्य फिर युद्ध की स्थिति पैदा हुई और भारत और पाकिस्तान के मध्य अप्रैल 1971 में ही युद्ध हुआ, और 16 अप्रैल 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, और दोनों देशों में सामंजस्य की स्थिति पैदा करने के लिए पुनः एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। 1972 में शिमला समझौता हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह समझौता संपन्न माना जाता है। इसमें भी 5 शर्तें निर्धारित की गई थी, जिसमें बहुत कुछ सीमाओं में एक दूसरे देशों को बांध दिया गया ताकि आगामी युद्ध की संभावनाएं बहुत कम हो। इसके बाद देखिए कि दूसरा महत्वपूर्ण जो यानी कारण था, यह तो आपको केवल विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निर्धारित किया गया था। इसके बाद देखिए कि भारत विरोधी जिहाद की नीति। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने हमेशा ही जिहाद या धार्मिक कट्टरता के आधार पर भारत का विरोध किया है। वह किसी भी रूप में हिंदू धर्म से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए या अपने धर्म को ज़्यादा सर्वोपरि मानते हुए भारत पर किसी न किसी रूप से धार्मिक दबाव डाला है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर तो अत्याचार होते हैं, लेकिन वह यह नहीं मानता कि विशेष तौर से कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वह अपराध है और इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन विशेष तौर से देखा जाता है कि अपन की जो जिहाद की नीति के आधार पर अपन ये मानते हैं कि भारत का जो विरोध किया जाता है, 1969 में स्वायत्त मुस्लिम शिखर सम्मेलन जब आयोजित किया गया था तो उस समय भारत के साथ बैठने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, जो धार्मिक कट्टरता का वास्तविक रूप माना जा सकता है। इसके बाद देखिए एक और आपकी किलेबंदी, भारत की किलेबंदी। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए पाकिस्तान ने एक तरफ चीन से मित्रता की और दूसरी तरफ वह सैनिक संगठन, यानी कि 1955 में अमेरिका के सैनिक संगठन थे सीटो और सेंटो, उनमें वह शामिल हो गया। यानी कि आगामी युद्ध की संभावनाओं को भारत की बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा कर दिया, जिससे कि जबकि भारत बिल्कुल असंलग्नता की नीति का समर्थन करता है और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान 1955 में ही एक प्रकार से सैनिक संगठनों में शामिल होकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है ताकि वह भारत का मुकाबला कर सके। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार की नीतियाँ निर्धारित की गई हैं उसके आधार पर अपन मानते हैं कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद आपको देखें अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि यानी कि करगिल संघर्ष और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार से तनावपूर्ण वातावरण रहे, किस प्रकार के सामंजस्य की बातें भी की गई हैं, लेकिन फिर भी अपन मानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा जब इसके द्वारा महत्व दिया जा रहा है तो भारत भी किसी न किसी रूप में इसका जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तब तक के लिए धन्यवाद।